हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जिस टॉपिक पर बात की थी, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारत का संवैधानिक इतिहास चल रहा था, और उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उसमें हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि भारत के संविधान की जो प्रक्रिया रही वो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो हमने ब्रिटिश जो शासन काल था उसको दो भागों में बांट लिया था, कंपनी का शासन और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का शासन। तो अपन कंपनी का शासन पढ़ रहे थे 1773 ईस्वी से 1858 ईसा पूर्व तक, उसको एक भाग में बांटे गए। फिर उसके बाद में जो कंपनी का शासन, वो ब्रिटिश संसद का शासन आएगा 1858 से 1947 तक। तो कंपनी के शासन में काफी सारे एक्ट आए जो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ब्रिटिश सरकार के जो एक्ट आए थे उस समय, उनकी जो विशेषता थी वो भारत के संविधान में भी रखी गई है। तो आज अपन पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने वाले। रेगुलेटिंग एक्ट के 7-8 वर्ष बाद में आया था ये एक्ट। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपके नीचे लोगो दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको लाल करो, उससे लड़ाई करो और सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्रेश नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज अपन पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। तो सबसे पहले अपन भूमिका देखेंगे इसकी, कि भूमिका इसकी क्या थी, यानी आखिरकार भी ये एक्ट क्यों लाया गया था। मुख्य रूप से रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 ईसा में एक संशोधित एक्ट पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसके यानी इसके 3 वर्ष बाद, यानी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। यानी मैं आपको बता दूं कि इसकी
जो भूमिका रही थी वो मुख्य रूप से क्यों लाया गया था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में काफी कमियां आ गई थी। मैंने पहले बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए ही, यानी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1781 को एक संशोधित एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट को क्या नाम दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट का नाम दिया गया। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद ही 1784 में, यानी 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद यानी 1781 से 3 वर्ष बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और ये इस एक्ट के बारे में ये अपन पढ़ रहे हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। अब इसके बाद में अपन जो इसकी विशेषता है वो पढ़ेंगे। जो विशेषता है अधिनियम की विशेषता, तो आप विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताएं, ठीक है। जो पहली विशेषता थी वो पहली विशेषता ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियां बांट दी गई। तो इसमें अपन लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल की शक्तियां बांट दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी मैं पहले ही बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को बांटा नहीं गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की आपस में शक्तियों को बांट दिया गया। यानी आपस में जो शक्तियां थी उनको पूरी तरीके से बांट दिया गया और जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमी थी वो इस एक्ट में पूरी की गई थी। दूसरी जो विशेषता है इस अधिनियम की वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या कम करना। यानी पिछली जो रेगुलेटिंग एक्ट में सीधी सीधी बात ये थी कि कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी और उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। यानी सदस्यों की जो संख्या थी उसको 3 कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिए गए। यानी कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए और जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो का पावर दिया गया। वीटो पावर का अधिकार, यानी वीटो पावर का अधिकार गवर्नर जनरल को इस अधिनियम में मिल गया था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य 4 थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई और इसमें बहुमत के अधिकार को निर्णय जो होता था इसमें निर्णय होता था, निर्णय बहुमत के आधार पर जो निर्णय होता था उसको बंद कर दिया। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कार्यकारिणी परिषद होती थी
उनमें निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे, लेकिन इस कमी को पूरा किया गया और बहुमत के आधार पर निर्णय को समाप्त कर दिया गया। यानी अब निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होंगे, गवर्नर जनरल अपनी वीटो शक्ति का पावर कर सकेगा। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, इन एक्टों के माध्यम से जो ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी, वो यहाँ की कंपनी पर नियंत्रण स्थापित इन एक्टों के माध्यम से ही कर रही है। तो तीसरी जो विशेषता थी, यानी जो तीसरी इस एक्ट की विशेषता थी, वो थी कंपनी युद्ध एवं संधियां, यानी कंपनी युद्ध एवं संधियां ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं करेगी। यानी कंपनी जो भारत में युद्ध में संधि करती है, वो इस एक्ट के माध्यम से संसद के बिना, संसद की जो, यानी ब्रिटिश संसद की जो अनुमति है, उसके बिना ये सारी संधियां कंपनी नहीं कर सकेगी। और इसके बाद में देखा जाए तो जो मराठा युद्ध हुआ था, मराठा मैसूर तथा 1857 की क्रांति, ये सारी चीजें ब्रिटिश संसद की अनुमति से ही की गई थी। इस एक्ट के बाद तो कंपनी युद्ध एवं संधियां, भारत में जितने भी युद्ध वह संधियां करती है, उन युद्धों को ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं करेगी, क्योंकि 1784 के बाद में मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध और 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये सभी कंपनी को ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं करना पड़ा। यानी ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना नहीं किया, अनुमति लेकर ही की थी। तो हम सोच सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो जो चौथी जो विशेषता है इसकी, चौथी विशेषता, यहां पर कंपनी के कार्य को बांट देगी। ये कंपनी के कार्यों का बंटवारा, यानी जो कंपनी का जो कार्य है उसको दो भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक कार्य पहला तो ये हो गया कार्य, यानी दो भागों में बांटा था, दो भागों में कंपनी के कार्य को बांट दिया। और एक जो दूसरा कार्य था वो एक तो व्यापारिक और एक राजनीतिक कार्य, एक कार्य, ठीक है। अब इनके लिए संस्था भी बांट दी गई, दोनों के लिए जो दोनों कार्य थे, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इनके लिए अलग अलग संस्था बांट दी गई। तो इसमें जो एक संस्था थी, ये जो व्यापारिक कार्य करेगी, उसके लिए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संस्था बांट दी। और जो राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बांट दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य शुरू कर दिए गए थे। एक बार एक दोबारा से सुन लो कि कंपनी के कार्य को इस एक्ट के द्वारा बांट दिया गया दो भागों में, जिसमें पहला कार्य था व्यापारिक कार्य। इस कार्य को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया, और जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। तो एक प्रावधान इसमें यह उल्लेख दिया गया कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों संस्था है, ये जो दोनों संस्था है, इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को भेजनी पड़ेगी, यानी पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेंगे 1858 तक ब्रिटिश संसद। तो ब्रिटिश संसद को ये रिपोर्ट पहुंचानी पड़ेगी, ब्रिटिश संसद को, दोनों संस्थाओं की रिपोर्ट कि भारत में आखिर में चल क्या रहा है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर अपन आगे बढ़े। इसके बाद में इस एक्ट का महत्व पढ़ेंगे कि महत्व क्या रहा। इस एक्ट का जो महत्व रहा था, प्रमुख महत्व ये रहा, यानी महत्व सीधा सीधा ये रहा। दो महत्व रहे थे इसके, कि जो पहला महत्व था वो ये था कि इस एक्ट के माध्यम से, पहला जो महत्व रहा था, इस एक्ट के माध्यम से जो पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और जो दूसरी विशेषता थी वो, यानी दूसरा जो महत्व था, ये निकला कि संसद, यानी जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर सकी, यानी आपने देखा कि कितना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। दो महत्व थे। पहला महत्व तो ये था कि भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, यानी जो कंपनी ने जो भारत में अधिकार क्षेत्र थे, यानी अनेक क्षेत्रों में भारत पर अधिकार कर रखा था, कई क्षेत्रों को, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश अधिकार के क्षेत्र में है वो सारे क्षेत्र कंपनी के अधिकार में नहीं है। और जो दूसरी जो महत्व था, ब्रिटिश संसद कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर सकी। तो इसके बाद में अपन जो एक्ट आया था उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर से इंडिया एक्ट हमने देख लिया। इसके बाद में एक्ट आया था
1833 का चार्टर अधिनियम यानी इसके बाद भी, यानी कितने वर्षों बाद में ये आया होगा, तो 1784 के बाद में 1833 को ये एक्ट लाया गया था, यानी कुछ मान लो आपके 50 वर्षों के बाद में ये एक्ट आया हुआ। तो इस एक्ट में क्या था, क्यों लाया गया था, तो भूमिका पढ़ लेते हैं अपन इसकी। भूमिका, तो भूमिका ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा, केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश भारत का केंद्रीयकरण, यानी इस अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण यानी विस्तार के द्वारा विशेष प्रतिक्रिया दिखाई। 1833 का मुख्य उद्देश्य भी यह था कि भारत में ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण यानी फैलाव किया जाए ब्रिटिश भारत का, तो इसके लिए लाया गया था। तो इसकी जो विशेषता है वो देख लीजिए, इस अधिनियम की विशेषता। विशेषताएं, तो पहली जो विशेषता थी वो देख लीजिए। पहली विशेषता ये थी कि जो बंगाल का जो जनरल गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला देख लो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस गवर्नर जनरल को जो शक्तियां थी वो सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां, इसको जो शक्तियां दी गई, जो भारत के गवर्नर जनरल था इसको शक्तियां सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां इनको प्रदान की गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इसी में देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का, यहां लिख देता हूं आपको दिखेगा नहीं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड
विलियम बेंटिक। तो सीधी सी बात है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी वो बंगाल का ही नहीं रहा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इसकी जो शक्तियां थी सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां उसको दी गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आप लिखोगे, सीधी सीधी लिखोगे कि 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसमें भारत का गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर जनरल था कौन? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप लिखोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरी विशेषता पढ़ेंगे। दूसरी जो विशेषता है इसकी, यानी इस अधिनियम के द्वारा, यानी जो ये अधिनियम था इसके द्वारा जो मद्रास प्रमुख प्रांत थे उस समय, मद्रास प्लस बम्बई, यहाँ के जो गवर्नर थे, यहाँ के जो गवर्नर थे यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियां, उनको विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी उनको जो विधायी शक्तियां होती है, विधायिका शक्तियों से वंचित करना, वंचित कर दिया गया तथा यानी गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई। मैं बता दिया, गवर्नर जनरल को असीमित विधायिका शक्तियां दी गई। यानी जो दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उस समय प्रमुख प्रांत थे बंबई और मद्रास, वहां के जो गवर्नर थे उनको जो विधायी शक्तियां होती है उससे बिल्कुल ही वंचित कर दिया। यानी उनको वंचित का मतलब उनको वो शक्तियां नहीं दी गई। उसके विपरीत गवर्नर जनरल को असीमित विधायी शक्तियां दे दी गई। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरी विशेषता देखते हैं कि तीसरी विशेषता क्या थी। तो इसके बाद में तीसरी विशेषता देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, इसमें पूरा हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई तथा भारतीयों
को कंपनी में रोजगार देना शुरू कर दिया। यानी रोजगार, इसमें पद व कार्यालयों में काम करने का मौका मिला। यानी कहने का मतलब है जो तीसरी जो विशेषता है, यानी इस एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवक थे, यानी जो सिविल सेवा में जाना चाहते थे, उनके लिए खुली प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसका आयोजन शुरू कर दिया इस एक्ट के द्वारा, तथा भारतीयों को कंपनी में रोजगार देना शुरू कर दिया। यानी कंपनी में रोजगार नहीं दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा कंपनी में भारतीयों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, जिसमें उनको उच्च पदों में रखा जाने लगा और कार्यालयों में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद में जो चौथी जो विशेषता है, लास्ट विशेषता है इसकी, लास्ट विशेषता है कंपनी के व्यापारिक कार्यों की समाप्ति। यानी कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनकी बिल्कुल ही समाप्ति कर दी गई। अब कंपनी एक व्यापारिक निकाय नहीं रहा। व्यापारिक निकाय यानी व्यापारिक निकाय कंपनी नहीं रही और उसको सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित रख दिया गया। यानी अब वो प्रशासन के कार्य ही करेगी। जो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी उसका कार्य व्यापार करने का कार्य था, लेकिन उसने राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। वो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों पर काम करती थी। लेकिन जब ब्रिटिश संसद का जो ये एक्ट आया उसके द्वारा इस व्यापारिक कार्य को ही समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद ही व्यापारिक कार्य के फैसले लेगी, इसको प्रशासन तक ही सीमित रख दिया गया। आप सिर्फ प्रशासन का कार्य ही करो। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में कुछ एक्टों के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे अपन, तो देखने में मजा भी आएगा। तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।